अस्सलाम फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। साइबर क्राइम और मोबाइल ऐप्स या मोबाइल के या डिजिटल अंदाज में होने वाले फ्रॉड्स किस हद तक इफेक्टिव हो चुके हैं, कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, इसके ख़िलाफ़ तदारक हम खुद नहीं कर पा रहे और हम किस हद तक बेवकूफ़ बन रहे हैं ऐप्स के हाथों और मुख्तलिफ लोन एप्लीकेशंस के ऊपर जहाँ लोन दिया जाता है 50,000 तक और हम बहुत मासूम शहरी जो उसको डाउनलोड कर लेते हैं, अपना डाटा उनके साथ शेयर कर देते हैं, फिर वो जब कॉल्स करते हैं मुख्तलिफ अंदाज में हमारी चीज़ों को हैक कर लेते हैं, हमारा डाटा हैक हो जाता है, तो फिर हम मजबूरन ब्लैकमेल होकर उनकी ज़रूरियात उनके मुतालबा जो है पूरे करते हैं और ये मेरे ख्याल में बढ़ता हुआ रुझान है। तो लोन एप्लीकेशन के ऊपर भी पंजाब गवर्नमेंट भी लिख चुकी है। हमारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के रिपोर्टर ने स्टोरी ब्रेक की तो उसके बाद अदारे हरकत में आए, FI इसके ऊपर काम करिए। लेकिन इसके अलावा बैंक फ्रॉड और दीगर फ्रॉड, साइबर क्राइम किस हद तक बड़ा फ्रॉड है, साइबर क्राइम को क्या बहुत छोटे मिनी लेवल पे देखना चाहिए या बहुत बड़े मैक्रो लेवल के ऊपर अब इसे देखने की ज़रूरत है, किस हद तक काम हो रहा है और हमें FIA की तरफ कितना रजू करना चाहिए, FIA कितना इफेक्टिवली काम करे, क्योंकि अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कम व बेश 250 करीब जो केसेस 250 करीब जो केसेस आते हैं उनमें से 125 के करीब केसेस का जो एक्शन है वो हो चुका है, 350 के करीब मुलज़म गिरफ्तार हुए, रिकवरियाँ हुई 125 के करीब। तो इतना इफेक्टिव जो नज़र आता है तो हमारे लोगों का रुझान उस तरफ कितना है, ये सब कुछ प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं। प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले हमारे साथ नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मौजूद हैं, IT डिपार्टमेंट से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया आपका सबका। साइबर क्राइम हमारा मौजू है और साइबर क्राइम के ऊपर आजकल काम पूरी दुनिया में देखें तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या हम इसकी सिक्योरिटी से बावर हैं, क्या हम ये जानते हैं किस हद तक इम्पॉर्टेंट आजकल साइबर क्राइम है। तो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स के अंदर लड़की जो हैं तालबा मौजूद हैं, इनसे मैं इंट्रोडक्शन लेता हूँ फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? रिमशा मौसम। अच्छा रिमशा, क्योंकि आप 5 के पैनल में एक लड़की हैं तो आपसे स्टार्ट में ये पूछ लेते हैं साइबर क्राइम है क्या बेसिकली? जी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ साइबर क्राइम क्या है। तो साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जो आप डिजिटल डिवाइसेस और नेटवर्क के थ्रू करते हैं। तो ऐसा क्राइम जो आप डिजिटल डिवाइसेस और नेटवर्क को यूज़ करके कर रहे हैं वो साइबर क्राइम है बेसिकली। तो इसके अंदर कितना क्या बहुत आम फहम सी चीज़ है कि या ये बहुत इजीली लोग इसके अंदर ट्रैप हो सकते हैं और ख़ास तौर पे फीमेल, क्योंकि आज हम देखें तो व्लॉगिंग के अंदर यूट्यूब पेजेस के ऊपर लड़कियों के इश्यूज़ बहुत आते हैं या उन्हीं को हरासा कर सकता है। तो क्या ये बहुत आम चीज़ है जिसको हम बड़े लाइट से ले लेते हैं, साइबर क्राइम है या एक बहुत बड़ा इशू है दुनिया का ये? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा इशू है क्योंकि दुनिया में डिजिटल रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है, इसीलिए हम डिवाइसेस का अगर इतना इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल, तो हमें उसकी प्रोटेक्शन का भी पता होना चाहिए कि किस तरह उसको प्रोटेक्ट करना है। और बहुत कॉमन है, इजीली जो है हर कोई इसका शिकार हो रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, फिशिंग अटैक्स हो रहे हैं, रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो इसका आपको नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है कि आपने प्रोटेक्ट किस तरह करना है अपनी डिजिटल डिवाइसेस को, अपने नेटवर्क को, अपने ऑनलाइन डाटा को। अच्छा, आपके पास लैपटॉप है, आप यूज़ कर रही हैं, सारी कर रहे हैं, कितना आसान है इस लैपटॉप से आपका डाटा, ये एक मोबाइल गैजेट है, मैं वो पकड़ूं तो कितना का आसान है उससे डाटा को चोरी कर लेना या मुझे मेरा तमाम डाटा हैक कर लेना और फेक ऐप्स के ऊपर जो हम खेल लेते हैं बड़े आसानी से, क्या हर ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए, कौन सी ऐप्स को करना चाहिए? अब ये बड़ी ज़रूरी आगाही है, इस पर ज़रा अपडेट करें। जी बहुत इजी है। हम कई दफ़ा कोई ऐसे सॉफ्टवेयर, कोई ऐसे प्रोग्राम्स डाउनलोड करते हैं जो हमें लगता है कि वो एंटी वायरस हैं, लेकिन वो खुद वायरस होते हैं। आपके प्रोग्राम्स इंस्टॉल हो जाते हैं और आपके पूरे सिस्टम की फाइल्स को करप्ट कर लेते हैं ईजीली। तो साइबर क्राइम एक हमें बड़े पर्सपेक्टिव में देखना होगा। फीमेल के लिए ख़ास तौर बता दें, आपकी दोस्तें भी होंगी, आप सिर्फ आपके डिपार्टमेंट या आपके डिपार्टमेंट के हट के, तो कितना डिजिटलाइजेशन के अंदर हम अपडेटेड हैं? फ़ीमेल्स के लिए मैं कहूँगी कि ये ज़्यादा ट्रोमेटिक भी और फीमेल ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रही हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग को उनको ईज़िली वो इस चीज़ का शिकार हो जाती हैं, कॉल्स आ जाती हैं, फ्रॉड कॉल्स आ जाते हैं या मेल्स आ जाते हैं और वो इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उन तक पहुंचा देती हैं, जिनसे उनकी डाटा जो है इसीलिए वो लॉस हो जाता है। क्या क्या चीज़ें मेरे ख्याल में चाहिए हो तो मेरे ख्याल ये चीज़ें हैकिंग हो सकती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ हमारे दूसरे स्टूडेंट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपका नाम? तैयब नसीम। अच्छा, तैयब हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब से बात करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये जैसे हमें इन्होंने बड़े आसान फहम अल्फाज में बताया कि ख़ास तौर पे जो फीमेल है उनका अटैक ज़्यादा लग रहा है, उनके ऊपर ज़्यादा वो इस पूरे शिकंजे में आती हैं। अच्छा, आप ये बता दें कि मैं एक फ़र्द वाहिद हूँ, मेरी एक मोबाइल है मेरे पास, मैं एक ऐप डाउनलोड करता हूँ या मुझे कोई फ्रॉड करना चाहता है तो उसे कौन सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरी चाहिए हो कि वो मैं अगर उनको प्रोवाइड करूँ जो कि आम से सादा लोग हमारे लोग आजकल फ्राहम कर देते हैं?
देखिए इसमें सिंपल आपको कोई भी आपके मोबाइल फ़ोन पे मेल आ सकती है, ठीक है। जब आप उसे ओपन करते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके पास जो है हैकर के पास चली जाती है। उसके बाद आपको फ़ोन कॉल्स आते हैं। फ़ोन कॉल्स में लोग बहुत जल्दी जो है वो फंस जाते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपको फ़ोन कॉल में वो लालच देते हैं कि हम आपको पैसे देंगे, या आपको जैसे ये हम डिफरेंट कंपनी से फ़ोन आते हैं, ठीक है। और थर्ड पे आपको जो है ऑनलाइन, यानी कि आप कोई भी ऑनलाइन आपको कोई लिंक सेंड कर देता है। जब आप उस लिंक को ओपन करते हैं तो आपके मोबाइल में, अगर आप मोबाइल में ओपन करें तो आपके जो मोबाइल का डाटा है वो सारा हैक हो जाता है, ठीक है। अगर आप उसे अपने लैपटॉप में ओपन करते हैं तो ऑनलाइन लिंक के थ्रू आपका सारा डाटा जो है वो हैक कर लिया जाता है। अच्छा, हर चीज़ अच्छे के लिए बनती है, बिल्कुल। जी। ऐप्स ये सब कुछ अच्छे के लिए बना था, लेकिन नेगेटिव इस्तेमाल करने वाले लोग बराबर के अंदर शरीक हो जाते हैं। तो क्या आसान बहुत है हैक करना कि लोग आते हैं, ये इस कारोबार के अंदर फ़ायदा बहुत है, और या बेवकूफ़ बनना इतना आसान है कि आजकल हर कोई इसका ट्रैप हो रहा है, लेकिन हम अभी भी FIA साइबर क्राइम जैसे अदारों के पास जाना मुनासिब नहीं समझ रहे? देखिए इसकी मेन वजह लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। लोग जाना साइबर क्राइम के लिए FIA में होता है, लेकिन पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं। लेकिन जैसे कि 420 का जो पुलिस का जो के पर्चा है वो काफ़ी नॉर्मल होता है एज़ कम्पेयर टू FIA, ठीक है। तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हमें किस तरह का हरासमेंट कर रहा है या तंग कर रहा है तो हमें FIA के पास जाना चाहिए, ना कि पुलिस स्टेशन के पास। अच्छा, साइबर क्राइम को थोड़ी सी एक ज़रा ब्रीफ बता दें कि इसके अंदर कौन कौन से क्राइम आ सकते हैं। जैसे कि इन्होंने थोड़ा बता दिया कि कैसे कैसे साइबर क्राइम के साथ डील किया जा सकता है, लेकिन साइबर क्राइम के अंदर कौन कौन से केसेस आ सकते हैं? कॉल्स, मैसेजेस, हरासा, क्या क्या पर्सपेक्टिव? कॉल्स आ सकती हैं, ठीक है। कॉल्स में आप इनके जैसे अपना आजकल बहुत कॉमन है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपकी पिक्चर शेयर हो जाती हैं, उसमें आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपके ऑनलाइन लिंक्स आ जाते हैं, तो क्या ठीक है। मैंने, मेल, आपने या मैंने किसी से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं या कोई भी डेटा किसी के साथ शेयर किया है, तो क्या उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो हमें ब्लैकमेल कर सके? इख्तियार तो नहीं हासिल, ये ज़ाहिर सी बात है, ये साइबर क्राइम में ही आता है। क्योंकि इख्तियार नहीं हासिल तो हमें इसके लिए FIA का रुख करना चाहिए और उनसे इनकी जाके अपनी शिकायत करनी चाहिए। अपनी शिकायत करनी चाहिए। मैं अगले स्टूडेंट की तरफ बढ़ूँगा। ये ख़ास तौर पर जो हमारे 3 स्टूडेंट नेक्स्ट हैं, ये ऐप्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं ऐप्स के हवाले से, क्योंकि आज का हमारा प्रोग्राम बेसिकली साइबर क्राइम की मैं डेफिनेशन इसलिए आगाज़ में बताई कि प्रोग्राम FIA में बड़ी देर से प्लान कर रहा था कि साइबर क्राइम की डेफिनेशन के ऊपर की जाए, लेकिन क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है कि आपके सामने एक ऐप आती है कि आपको हम बड़ा आसान किस्तों के साथ कर्जा फराहम करेंगे। तो वो कर्जा कैसे है, वो ऐप्स क्या करती हैं, फिर बहुत सारी डिफरेंट ऐप्स है। आपका नाम? नुमान अफजल। अच्छा नुमान, ये जो ऐप्स का आजकल चक्कर चला हुआ है, आपको कर्जा देंगे और आसान एक साथ पे कर्जा देंगे, ये आजकल फ्रॉड बहुत आम है और लोग अरबों के हिसाब से इसके अंदर फंस चुके हैं और कोई भी इस हवाले से एक्शन ले रहा। तो ये ऐप्स कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाती है और इस ऐप्स के अंदर सिर्फ एक कर्जा लेने के अलावा वो हमसे क्या फ़ायदा? देखें, एक शख्स मुझे 10,000 का कर्जा दे रहा है, मैं उसे 10 वापस कर दूँ, 11 वापस कर दूँ, उससे क्या बेनिफिट है? क्या ऐप से कोई बेनिफिट उठा रहे हैं वो लोग? जी, सबसे पहले जब भी हम कोई लोन एप्लीकेशन इस तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वो हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनकी परमिशंस हमसे ले रहे होते हैं। अब वहाँ पे यूज़र को नहीं पता होता कि वो कौन सी किस तरह की परमिशंस हमसे लेना चाह रहे हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करके हम उनको परमिशंस दे देते हैं। आई एग्री करके हम फॉर्म पढ़े बगैर उसे क्लिक कर देते हैं। जी, उसमें हमारी तमाम कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, हमारी जो स्टोरेज है जिसमें हमारी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। और जैसे ही हम अपनी जो एप्लीकेशन डाउनलोड होती है और उसको हम ओपन करते हैं, उसमें हम रजिस्टर करते हैं, उनमें उन्होंने अलहदा से एक टर्म्स एंड कंडीशंस का भी एक पार्ट होता है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको भी हम नहीं पढ़ते, जिसमें उन्होंने हमारे जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है वो गेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब भी कोई ऐसी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे हों तो हमें सबसे पहले देख लेना चाहिए हमने कौन सी परमिशंस उनको देनी है और कौन सी परमिशंस नहीं देनी, क्योंकि बाद में वो इन्हीं इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमें थ्रेट करते हैं। मैं आगे चलूँगा। आपका नाम? हमाद अहमद। हमाद जी। अच्छा हमाद, पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या उनको ज़रूरी होती है? क्योंकि हमने आजकल देखा है ये जब लोन लेते हैं तो आप अगर देने में, क्योंकि अमूमन वहाँ लिखा गया होता है कि 3 हफ्ते बाद वापस करना है, लेकिन ठीक 3 दिन बाद कॉल आना शुरू होती है कि आपके पैसे का वक्त ख़त्म हो गया, आप वापस कर दें। अच्छा, फिर वो आपकी फैमिली के अंदर कॉल्स करते हैं, ये फैमिली का डेटा उनके पास कैसे चले जाता है? क्योंकि आपने तो सिर्फ एक क्लिक किया है कि उनसे मैं एक लोन ले रहा हूँ, तो फिर फैमिलीज तक कैसे पहुंचा जाता है और कैसे वो लोग एक्सेस हासिल कर लेते हैं? सर, जिस तरह अभी नुमान ने बताया कि हम जब ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें हम वेरियस उनको परमिशंस देते होते हैं। उसके अंदर जिस तरह कुछ परमिशंस होती हैं कि हम अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर जितने कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो भी देते हैं। एक तो ये चीज़ होती है कि वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखते हैं कि फैमिली मेम्बर्स, जिस तरह हम अक्सर जो नंबर सेव है वो इस तरह ही करते हैं, मदर से इस तरह
तो एक तो ये भी होता है कि वो हमारे जो रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनके नंबर एसेस करते हैं। सेकंड ये होता है कि जब मतलब वो उस जो हमने नंबर दिया होता है उससे फर्दर उसकी इन्फॉर्मेशन वो ट्रेस करते हैं। तो ये कुछ वेज़ होते हैं जिस तरह वो हमारी फैमिली तक अप्रोच करते हैं और फिर थ्रेट करते हैं। तो ये हैकिंग बहुत आसान है या करने वाला बेवकूफ़ बना रहा होता है और बेवकूफ़ बनना ज़्यादा आसान है? दोनों में से आसान काम कौन सा है? सर यहाँ पाकिस्तान में क्योंकि अवेयरनेस इतनी नहीं है तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा आसानी से हो जाती है। अगर तो क्या क्या चाहिए हो? फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई अकाउंट या मेरा कोई आप बैंक अकाउंट हैक करना चाहें तो आपको मैं कौन सी चीज़, और बड़े आसान फहम अल्फाज में आजकल एक और फ्रॉड भी चलता है, आपको कॉल की जाती है कि आपका फ्रांक कज़न भतीजा भांजा गिरफ्तार कर लिया तो आप इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दें। और हमारे लोग इतने बुखलाहट में जल्द से जल्द पैसे ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, ये फ्रॉड काम हुआ तो अब लोन वाला शुरू हो गया है, लोन वाले के साथ बैंक अकाउंट का बड़ा, आपका ATM कार्ड डिस्ट्रक्ट हो गया या आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो गया, आप अपना कोड बताएं। इसके ऊपर फिर कौन सी चीज़ें बहुत 2-3 बेसिक चाहिए हो जिस पर सब कुछ जा सकता है आपका, ताकि वो लोग ना प्रोवाइड करें? सर उसमें बेसिकली ये होता है कि अगर हमें SMS आता है या कॉल आती है तो वो हमसे हमारी बैंक अकाउंट की डिटेल्स और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जिस तरह ईमेल या पिन्स वगैरह वो उस टाइम पे पूछते हैं। तो लोगों को चाहिए कि एक तो ये अवॉइड करें या उसको पहले अथेंटिकेट कर लें कि जो मैसेज या कॉल आ रही है किसी वेरीफाइड मतलब वेरीफाई वे से आ रही है या नहीं। तो उसके लिए हमें अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जिस तरह बैंक अकाउंट खास तौर पे उसका जो नंबर होता है वो नहीं देना चाहिए। वो नहीं देना चाहिए। मैं आपकी तरफ बढ़ूँगा। आजकल हमारे पास जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, टिकटॉक है, ट्विटर है, ये तो ज़रा ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं और ऐप्स हैं। ऑथेंटिकेशन कैसे मालूम करें कि ये ऐप ठीक है? ऐप स्टोर या एप्पल स्टोर भरे पड़े हैं ऐप्स के साथ, तो कौन सी ऐप के ऊपर हम ट्रस्ट करेंगे कि ये ऐप ठीक है, ये गलत है? जी, बेसिकली जो ऐप्स होती हैं जिनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं उनके तो वो वेरीफाइड होती हैं। और जब हम ऐप इंस्टॉल करते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो हमसे परमिशंस मांगती है कि आप मुझे इसी चीज़ की एक्सेस दें कि मैं इसी चीज़ को यूज़ कर सकूँ, आपके कॉन्टैक्ट्स को यूज़ कर सकूँ, आपकी इमेजेस को, आपकी वीडियोस को। तो अगर कोई ऐप है, वो सपोज़ मैं गेम इंस्टॉल करता हूँ, अब गेम का तो कॉन्टैक्ट्स के साथ कोई लिंक नहीं है। अगर कोई गेम मेरे से कॉन्टैक्ट्स की परमिशन मांग रही है, ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ फ्रॉड इन्वॉल्व हो सकता है। यानी कि हमें देखना चाहिए कि हमसे परमिशन, कौन सी परमिशन अगर वो मांगे हमें नहीं देनी चाहिए। कौन सी परमिशन जो हमें प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए कोई हमसे ऐप के थ्रू मांगे? स्पेशली कॉन्टैक्ट्स की, और स्पेशली कॉन्टैक्ट्स की, इमेजेस की। जी, पिक्चर्स और गैलरी के मामले पे क्या किया जाए? जी, उनकी भी अगर तो कोई ऐसी जैसे इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया, अगर वो आपसे परमिशन मांग रहे हैं उन्हें तो अलाउ कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसी है जहाँ ऐप है जिसमें पिक्चर्स इन्वॉल्व ही नहीं है, तो ऐप स्टोर पे हम इनका देखें कैसे? कोई आप में से इसका आंसर देना चाहिए कि ऐप स्टोर में जाके मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी ऑथेंटिक है कौन सी नहीं ऑथेंटिक, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें? बेसिकली तो गूगल प्ले स्टोर है वो इन चीज़ों को डिटेक्ट खुद कर रहे होते हैं। आप वहाँ पे कोई भी ऐप ऐसे नहीं अपलोड कर सकते। बेसिकली वो आप जब कोई भी ऐप अपलोड करते हैं वो उसको प्रॉपरली चेक करते हैं देन, और अक्सर रिव्यूज़ भी होते हैं वहाँ पे, आप रिव्यूज़ से भी आइडिया गेट कर सकते हैं कि ऐप कैसी है। तो ये एक अच्छा पॉइंट था कि रिव्यूज़ के अंदर जाएं तो जिन लोगों उनसे लूटे होंगे, लोग अफेक्टिव होंगे, वो नीचे के रिकमेंडेशन के अंदर जब कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने खिलाफ कमेंट कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा सा जल्दबाजी के बजाय रिव्यूज़ ले लेने चाहिए कि आया, क्योंकि हम बहुत अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए बहुत सारी ऐप्स फेस के ऊपर यूज़ कर लेते हैं और फिर उनको खुद एक्सेस देते होंगे। देखें जो भी ऐप हम फेस के लिए यूज़ की जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ओल्ड फेस, आप अपने आप को वो कोई मेकअप फेसेस और ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं जब उनके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे फेस को चेंज करते हैं, लेकिन साथ हमारी गैलरी की एक्सेस लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो लोन एप्लीकेशंस की ऐप्स हैं वो जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सारे कॉन्टेक्ट्स और ख़ास तौर पर फेसबुक के ऊपर आपको ज़्यादातर ये ऐप्स के आजकल इश्तिहारात आते दिखाई दे रहे हैं और वहाँ से आपका सारा डेटा जो है वो रिकवर करते हैं और फिर आप इनके चुंगल में फंसते हैं और फिर आपको ये ब्लैकमेल करते हैं। और मेरे ख्याल में जब आपके रिश्तेदार और अजीज़ व अकारीब को कॉल की जाती है तो हम इमोशनली हिट होते हैं कि अब हमें ब्लैकमेल किया जा, हमें बदनाम किया जा रहा है, तो हम इनके पैसे लुटाते हैं। तो यही उनका टैक्टिक है जिसको आजमा के आगे चला, जिसपे साउद बट जो हमारे इस्लामाबाद के रिपोर्टर ने ये ब्रेक की स्टोरी, तो उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट एक्शन में आई, उन्होंने FIA को लिखा कि इसके ऊपर हमें मौसर हिकमत अमली हो और ख़ास तौर पे ऐसी ऐप्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो एक ब्रेक लेंगे, तफसीलात इसके ऊपर प्रोग्राम के बाकायदा जारी है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा आगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ साउद भट्ट साहब मौजूद हैं, हमारे सिटी न्यूज़ नेटवर्क के इस्लामाबाद से रिपोर्टर हैं। साउद भाई बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। जी
बहुत शुक्रिया आपका। साउद भाई कैसे देखते हैं ये एक आपने बड़ी अहम खबर जो है ब्रेक की, जिसके बाद पंजाब गवर्नमेंट भी एक्शन में आई, एफआई ने इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई, बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काम कर रही है। कितना इस वक्त आवाम को साइबर क्राइम के थ्रू लूटा जा रहा है, और आवाम की आगाही के हवाले से क्या कहेंगे कि कितना लोगों को शऊर ही नहीं है कि किस मासूमाना अंदाज में उनको लूट लिया जाता है, उनको इसका अंदाज़ा भी कहीं बहुत दिनों बाद या महीनों बाद जाके होता है। देखिए बिलाल, डिजिटल बैंकिंग के दौर में सबसे अहम जो मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन हैं वो हो गई हैं, हर बंदे की आम ज़रूरत है। हर बंदे के मोबाइल फ़ोन के अंदर जो आम शहरी हैं उनके पास इस तरह की जो स्मॉल स्केल लोन है उसकी अट्रैक्शन मौजूद होती है। जिस तरह ये स्टोरी हमने टेक आउट की और FIA साइबर क्राइम के पास ये मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई कि परफेक्ट ऐप, ईजी ऐप जैसी जो एप्लीकेशन हैं वो सोशल मीडिया पे आप लोगों की रजिस्ट्रेशन करती हैं, आपको 10,000 से लेके 50,000 तक का कर्ज दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसका मार्कअप सिर्फ 5 से 6% होगा। लेकिन जब टाइम पास गुजारा जाता है और 7 दिन का कमिट करके ये टर्म प्लान 60 रोज तक ले जाया जाता है और फिर आम शहरियों से 40% तक का गैर कानूनी मुनाफा जो सूद है वो लिया जाता है, तब इस तरह की शिकायत FIA साइबर क्राइम को मसूल होती हैं। जैसे ही हमने इस स्टोरी को ब्रेक किया तो पंजाब गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस कमेटी की होम डिपार्टमेंट का एक इंटरनल विंग है, उनकी जानिब से ये लेटर लिखे गए हैं चेयरमैन PTA, DG FIA, DG FIA साइबर क्राइम और मुतलका इदारों को कि फौरी तौर पर इस तरह की प्रोडेंटल जो प्रैक्टिसेस हैं और इस तरह की ऐप्स चलाने वाले डेवलपर हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये लेटर तो भिजवा दिया गया है और SECP की तरफ से कुछ रूल्स भी फॉर्मुलेट किए गए हैं कि आम शहरियों को जो लूटा जा रहा है, ख़ास तौर पे जो उनके मोबाइल फ़ोन का हसास डेटा निकाल लिया जाता है, उनकी मोबाइल फ़ोन की तस्वीर, उनके कॉन्टैक्ट और उनके कैमरे की रसाई ये ऐप जो ले लेती है, ये एक इंतहाई ख़तरनाक मामला है जिस पर FIA साइबर क्राइम भी काम कर रहा है और इस पर मज़ीद अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। जी। तो इसके अलावा आप क्या समझते हैं कि इसकी वजह से कितने मासूम शहरी इसके ट्रैप में कितनी आसानी से आते? देखें उनके, आपने जैसे बताया, कॉन्टैक्ट्स बड़ी जल्दी शेयर हो जाते हैं, फिर उनको कॉल करके ब्लैकमेल किया जाता है बाकायदा तौर पर कि आपके फ़लाँ अजीज़ ने हमसे इतने पैसे लिए, अगर आप नहीं देंगे तो हम उनको फ़लाँ कॉलिंग कर करके बाकायदा इमोशनली ब्लैकमेल का एक चैप्टर नया स्टार्ट किया हुआ है। देखिए बिलाल, इसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है लोगों की वो लोअर मिडिल क्लास तबका है जो ख़ास तौर पर अपने छोटे मोटे कर्जे अदा करने के लिए 10,000 से लेकर 50,000 तक का लोन ले लेते हैं। जैसे ही उन लोगों को पता लगता है कि उनके राब्ते नंबर तमाम लीक हो चुके हैं और उनके करीबी रिश्तेदारों को मुबैना तौर पर डायरेक्ट कॉल्स की जाती हैं और कहा जाता है कि आपका ये रिश्तेदार हमें पैसे वापस नहीं कर रहा, और ख़ास तौर पर जो ख़वातीन इस तरह की लोन एप्लीकेशन के थ्रू पैसे वसूल करती हैं उनकी तस्वीर उनको भेजी जाती है और उनको ये थ्रेट किया जाता है कि हम सोशल मीडिया पे ये लीक कर देंगे। तो बिलाशुबा ये एक जदीद किस्म का साइबर क्राइम है, इस पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। और जिस तरह के लोग इस केसों में फंसे हैं, FIA साइबर क्राइम के पास इस तरह का एक केस रिपोर्ट हुआ जिसमें एक आम शहरी ने सिर्फ और सिर्फ 5,000 का कर्ज लिया और उसने कहा कि मुझे 7 रोज़ के लिए ये रकम चाहिए, लेकिन उसने वापसी पर जो कंपनी को पैसे अदा किए 40,000 रुपये तक का जो गैर कानूनी मुनाफा था वो कंपनी को दिया और अभी भी वो गैर कानूनी मुनाफा दे रहा है, जबकि वो 5,000 की असल रकम वहीं की वहीं मौजूद है। इस तरह के कई केसेस जो है FIA साइबर क्राइम को मौसूल हुए हैं और इसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए जो आम शहरियों के हैं वो डूब चुके हैं। छोटा कर्जा लेने के नाम पर वो फंस जाते हैं और वो इस ट्रैप के अंदर फंस के इतने पैसे दे देते हैं जितना उन्होंने कर्ज भी ना लिया हो। बहुत शुक्रिया सऊद भाई, आप हमारे साथ मौजूद थे। सऊद ने बहुत डिटेल में, क्योंकि ये स्टोरी भी इनकी थी, इन्होंने ब्रेक की और बाकायदा पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की कि मासूम शहरियों को कैसे आम अंदाज के अंदर जो है वो लूट लिया जाता है। प्रोग्राम में आगे बढ़े तो हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हबीब साहब मौजूद हैं जो कि एक हेड हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के। बहुत शुक्रिया आपका हमें टाइम देने के लिए। अच्छा, अगर मैं, क्योंकि स्टूडेंट्स भी आपके मौजूद थे आपकी यूनिवर्सिटी के, तो साइबर क्राइम के ऊपर हमने देखा कि बहुत बड़ा वाइड पर्सपेक्टिव है, लेकिन हम बहुत इसे क्लोज टू एक आए देख रहे हैं कि बहुत छोटा सा मामला है, कोई बात नहीं, पुलिस के पास चले जाते हैं। हमें यही अवेयरनेस नहीं अभी तक है कि केस कौन सा FIA का, कौन सा आम पुलिस का है, और पुलिस वाले भी उसके ऊपर अपना काम ख़त्म करने के लिए एक दरख्वास्त ले लेते हैं। शायद ये गाइड करना बहुत ज़रूरी नहीं समझते कि ये FIA का केस रेफर होना चाहिए। कितना ज़रूरी है इस वक्त जो लोन एप्लीकेशंस हैं, जिसकी एक पूरी फहरिस्त मेरे पास मौजूद थी। मैं चाहूँगा हारिस मुझे मोबाइल भी दे दें ताकि मैं एक पूरी, क्योंकि इस पर हमारे रिपोर्टर सऊद हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने एक पूरी स्टोरी ब्रेक की। जब ये स्टोरी ब्रेक होती है तो इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट जो है वो एक लेटर भी लिखती है। मैं इसकी ज़रा डिटेल्स भी आपसे शेयर कर देता हूँ। जो ऐप्स उन्होंने बोली हैं जो इसके अंदर शामिल उन्होंने की हैं, जिसके अंदर बर वक्त लोन मनी कैश है, इजी लोन पर्सनल कैश है, PK लोन पर्सनल है, जीटा लोन है, आसान कर्ज क्रेडिट लोन है, कर्जा रुपी है, उदा पैसा है, क्रेडिट कैट है,
फास्ट लोन है, फास्ट लोन, इजी मनी, बी कैश, ये सारी उन्होंने बताई कि ये वो एप्लीकेशन हैं जो कि इस वक्त लोगों को लूट रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने FIA को भी लिखा खत के इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए। क्या समझिए कैसे आम फैम इंसान को बड़े जल्दी से लूट लेते हो? काम क्या बहुत आसान है? मेरा ख्याल है सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि साइबर क्राइम की मतलब टर्मिनोलॉजी जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है। कोई भी ऐसा क्राइम जो आप फिज़िकली कमिट नहीं कर सकते हैं विक्टिम के साथ, मतलब आप डायरेक्ट उसके साथ अप्रोच नहीं कि उसको कर सकते हैं, किसी न किसी नेटवर्क के थ्रू करते हैं। वो दैट कैन बी मोबाइल नेटवर्क हो सकता है, वो इंटरनेट नेटवर्क हो सकता है, वो टेलीफोन का नेटवर्क हो सकता है, दैट डिपेंड्स। तो जो भी क्राइम अगर आप करते हैं, अगर आप किसी भी विक्टिम के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं होते, वो साइबर क्राइम में आता है। दूसरी जो चीज़ है, हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि ये क्यों हो रहा है और स्पेशली हमारे मुल्क में इसकी वजूहात क्या है। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारी डिजिटाइजेशन चल रही है और हमारा हर चीज़ जो है वो डिजिटाइज हो रही है। इवन हमारे बैंक्स, हमारे जो मोबाइल फ़ोन की जो ट्रांजैक्शंस हैं, फिर उसके बाद हमारे जितने भी बिल्स पेमेंट्स हैं, हर कोई मोबाइल फ़ोन के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अभी आप देखें कि इस वक्त एक घर के अंदर अगर 5 अफराद रहते हैं तो तकरीबन 5 के पास मोबाइल फ़ोन्स हैं। इसका मतलब है कि हमारी रिलायंस जो है वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और जिसकी वजह से हमारा जो शिफ्ट ओवर है वो कन्वेंशनल बैंकिंग से, कन्वेंशनल ट्रांजैक्शन से हम मोबाइल फ़ोन के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी इससे एक और बड़ी जो चीज़ है कि हमारी नॉलेज का ना होना, आगे ना होना कि सिक्योरिटी क्या चीज़ होती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, हमने अपने आप को कैसे सिक्योर करना। वो और जो एक और अनदर फैक्टर है वो समटाइम लालच आ जाता है, ठीक है। और उसमें जैसे मैंने पहले बताया था एक दफ़ा कि जब आप एक अमाउंट को डबल करने के चक्कर में लग जाते हैं और आपको कुछ सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं तो आप अपनी जो सोचने की सलाहियत है वो खो बैठते हैं। और एक और चीज़ मतलब इसमें बहुत सारी लाइक मेथड्स हैं, जैसे फ़ोन कॉल्स के ज़रिए भी, इजी पैसे के ज़रिए बहुत ज़्यादा लूटा जाता रहा और अभी भी शायद चल रहा है। और जैसे अभी आपने बताया कि लोन की एप्लीकेशंस हैं, तो जब भी अगर आपके पास लेट्स सपोज फ़ोन कॉल आती है, अगर आपकी इंटेंशन डायरेक्टली उसकी तरफ है तो फिर तो आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन अगर आप डाइवर्ट होती है आपकी टेंशन, लेट्स सपोज मैं एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हूँ और कॉन्फ्रेंस भी देख रहा हूँ और साथ साथ उसकी कॉल को भी अटेंड कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाऊँगा और मैं बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा जो देने वाली नहीं होती। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप यूज़र, लेट्स सपोज अगर मोबाइल ऐप्स की बात करें तो मोबाइल ऐप्स जब आप डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले तो वो फ्री होती हैं आमतौर पे, तो फ्री होने की वजह से हमें कोई इशू नहीं होता और हम फौरी तौर पे उसको डाउनलोड कर लेते हैं। ना हम उसके रिव्यूज़ देखते हैं, ना हम उसकी रेटिंग देखते हैं और ना उसकी परमिशन चेक करते हैं। अगर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो एक्सप्लिसिटली आपसे परमिशन ले रही होती हैं कि हमें परमिशन इजाज़त दी जाए कि हम आपकी ऑडियो माइक को एक्सेस कर सकें, आपके वीडियोज़ को एक्सेस कर सकें, आपके मोबाइल के अंदर जितना डेटा हम उसको एक्सेस कर सकें। हालाँकि उनका उनसे बाहर कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन चूंकि जो एंड यूज़र है वो उस परमिशन को, लॉन्ग लिस्ट ऑफ परमिशंस होती है, तो अपना टाइम बचाने के लिए वो जस्ट उसको क्लिक करते, ओके करते हैं और उसके बाद उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उस वजह से फिर वो कंपनी के जो ऑनर होते हैं, मतलब जो उस ऐप के ऑनर होते हैं, वो एलिजिबल हो जाते हैं आपकी उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए। अगर एक शख्स है, फर्ज़ मैं हूँ, कि क्या मेरी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी कि मेरी चीज़ें, मेरा डाटा आपके पास आ सकता है? देखें, लेट्स सपोज अगर आपका CNIC नंबर है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आमतौर पे बैंक्स में जो एक अनदर बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मदर्स नेम है, जो आमतौर पे किसी को नहीं पता होता, और उसके स्पेलिंग्स और बाकी पूरा नाम जो होता। इसके साथ साथ अगर आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर आ जाता है, क्रेडिट कार्ड की एक्सपायरी डेट आ जाती है, उसके साथ कोड आ जाता है, किसी के साथ आपका क्रेडिट कार्ड लग जाता है या डेबिट कार्ड भी लग जाता है, तो आपके सारे अकाउंट्स कंप्रोमाइज हो सकते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो अमूमन हमारे दोस्तों को जो बहुत क्लोज सर्कल 10-15 तो वैसे मालूम होता है, Exactly. तो हम उन पर शक भी नहीं कर रहे। एग्जैक्टली। और दूसरी जो बड़ी एक नॉलेज का ना होना ये कि हम आम तौर पे ये चीज़ें इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ईमेल्स पे शेयर करते हैं, SMS पे शेयर करते हैं, हाथ से लिख के दे देते हैं कि ये सिक्योर है। आप कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपकी, अगर आप उसको शेयर करते हैं तो यू आर ऑन स्टेक। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं बताऊँ, आप जब भी कभी किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं तो देन यू कैन नॉट क्लेम कि आई एम 100% सिक्योर। आप 100% मतलब 0 से 100% पे भी जा सकते हैं, आप रिस्क पे भी जा सकते हैं। फिर आपकी सिक्योरिटी मेक श्योर करनी है मल्टीपल फैक्टर्स ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने जिसके साथ आप अटैच हैं, आपकी अपनी जो आपका मोबाइल फ़ोन है, आपका लैपटॉप है, उसके अंदर जो ऐप्स हैं, उन्होंने वो मेक श्योर करनी है। जी,
बहुत शुक्रिया आसिफ हबीब साहब। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कुछ ब्रीफ बताया, मेरे ख्याल में हमारे नाज़रीन के लिए फ़ायदेमंद होंगी कि किन चीज़ों को हमें मलूज़ खातिर रखना चाहिए। एक तो जब परमिशन देते हैं तो जो ऐप, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऐप हम ले रहे हैं जैसे लोन एप्लीकेशन की है, तो हमें ये देखना चाहिए कि वो हमारे फेसबुक फ्रेंड्स जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट हमसे क्यों मांग रहे हैं। फिर हमने देखा इस फ्रॉड के अंदर लोगों ने कॉल्स करके आपके रिश्तेदार और अजीज़ व अकारीब को ब्लैकमेल किया कि आपके फ़लाँ रिश्तेदार ने हमसे लोन लिया था और उन्होंने हमें लोन वापस नहीं किया। यानी कि वो आपको इमोशनली और फैमिली के तौर टर्म्स के ऊपर जो है हमारा, जिसे हम अपने ट्रेडिशन कहते हैं, उसके ऊपर ब्लैकमेल किया। तो हम डेफिनेटली बहुत सारे लोग होते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं और वो चाहते नहीं है क्योंकि ये चादर की जो तकद्दुस है पमाल हो, तो वो इसको बचाने के लिए अपने पैसे देते जाते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। ऐसे लोगों की दिहाड़ियाँ जो लगती रहती हैं। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं, कोशिश करेंगे कि FI के अफसरान हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ासतौर पर अफेक्टिव जो हैं उनको लें प्रोग्राम के अंदर कि ये मामला है क्या और किस तरफ जा रहे हैं, हमने कैसे इनका तदारक करना। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। FIA साइबर क्राइम की जब बात करें तो कुछ इफेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, कैसे देखते हैं कि आपके साथ किस किस्म का फ्रॉड हुआ है? हमारे साथ बैंक का फ्रॉड हुआ है। बैंक का आदमी बनकर उसने कहा कि मैं बैंक से कराची से बात कर रहा हूँ, तो आप अपना OTM वगैरह PTM जो कार्ड के पीछे नंबर होता है वो बता दें, मैं आपकी फार्मेशन करनी है। तो कार्ड के पीछे 4 हिस्सों का नंबर होता है, वो कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। और पिन कोड जो 4 हिस्सों वाला वो भी नहीं बताना चाहिए, बल्कि जो भी कॉल आती है नॉन नोन नंबर से उसका बताना ही किसी को नहीं चाहिए, आगे नंबर को बंद कर देना चाहिए। मेरे साथ इसी तरह हुआ है। उसने बैंक वाला बंदा बन के इंक्वायरी के लिए उसने फ़ोन किया कि मैं आपकी इंक्वायरी के लिए फार्मेशन चाहिए, मुझे आपकी वालदा का नाम क्या है, आपके कार्ड के ऊपर जो 4 हिस्सों वाला पिन कोड है उसका नंबर क्या है। इस तरह उसने आगे अमाउंट, पहले मुझे अमाउंट बता दी थी कि आपके अकाउंट में इतनी अमाउंट पड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि बैंक वाला बंदा बात कर रहा है, मैंने दोनों चीज़ें बता दी, जिससे उसने वो पैसे निकाल लिए मेरे अकाउंट से। तो जब उसने पैसे निकाले 1,25,000 रुपया उसने मेरे से अकाउंट से निकाला है, तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। बैंक में पता किया कि बैंक वालों से पूछा, उन्होंने कहा हमने किसी को नहीं बताया कि 1,25,000 आपके अकाउंट से जो निकला है। तो मैंने फिर सब क्राइम से बात की, फैसलाबाद से। तो मैंने ISI में पहले बात की, उधर से मैंने बायोडाटा लिया जिसमें 3-4 जगह पे पैसे वो शिफ्ट हो चुके थे। तो मैंने सब क्राइम में फैसलाबाद आकर बात की, इधर उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा तावन किया और मुझे वो पैसे रिकवरी करके दिए। ये कितनी देर के प्रोसेस के ये अंदर तकरीबन ये 3-4 महीने का प्रोसेस होता है। पहले दरख्वास्त जमा करानी पड़ती है, फिर आगे डिप्टी साहब मारे करते हैं, फिर डिप्टी साहब आगे दूसरे बंदे को मारे करते हैं, जो सब इंस्पेक्टर होते हैं उधर 2-3 जो 6 उधर दफ्तर बने हुए हैं, किसी बंदे को मारे कर देते हैं। तो हमारी जो दरख्वास्त थी वो सब इंस्पेक्टर साहब को हमारी जब उन्होंने की है, तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी कोशिश की है। जब भी मैं उनके पास गया हूँ उन्होंने अच्छा तावन किया और तकरीबन 2-2.5 महीनों में मुझे रिकवरी करके दी है, जबकि मेरी पूरी रिकवरी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया। आप माइक ज़रा आगे कर दें ताकि। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके साथ किस किस्म का फ्रॉड हुआ? फोन आया मुझे कि मैं फलां बंदा बोल रहा हूँ, पहचानो मुझे, मैं कौन बोल रहा हूँ। आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी, हमारा अजीज़ है बाहर, उसके जैसी थी। मैंने कहा फलां बोल रहा है, हाँ फलां बोल रहा हूँ। यानी कि उसने आपसे पूछा? हाँ जी, मुझसे पूछा कि पहचानो आप, मैं कौन बोल रहा हूँ। और आपने जिसका नाम लिया वो वही बन गया? हाँ जी, वही बन गया। तो मैं थोड़े से पैसे आपको भेज रहा हूँ, तो मैं 10-15 दिन तक वापस आके ना आपको ले लूँगा, तो घर वाले खर्च लेंगे, अमानत तौर पे मेरे पास रख लेना। मैंने कहा ठीक है, भेज देना। अच्छा, उसके बाद थोड़ी देर तो बाद फ़ोन आ, उसने किया कि मैं बहुत फंस गया हूँ, मैंने आपको पैसे भेजे हैं, कफ़ील को पता लग गया है, उसने मुझे अरेस्ट कर लिया है, तो इसके पैसे देने हैं, तो आप जैसे भी करते हैं मैं आपको एक नंबर भेजता हूँ, उस नंबर से आदमी से रब्ता कर। और पैसे आपको आए नहीं? अब आए नहीं, तो मेरी जान छुड़ा दे, ये मुझे मार रहा है। मैं उसके लिए आ गया, मैं चलो जी यार हमारा आदमी है, इसको ज़्यादा तंग ना करें। उसके बाद उसने मेरे साथ अपना भी नंबर भेज दिए, इन नंबर पे आप ऐसा करें कि 50-50 हज़ार भेज दें। वो मैं भेजता गया, वो लेते गए, 4.5 लाख रुपया मैंने उनको भेज दिया। तो फिर आपको कब पता चला कि आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? फ्रॉड मुझे ऐसे पता चला ना कि जब उसने फिर कहा कि कफ़ील ने मुझे निकाल दिया है,
तो आप मुझे ऐसा करें कि 75,000 रुपया और दें, ठीक, मैंने काम लवाना है किसी और भी जगह। मैं क्या ये क्या हुआ? मैं चलो ठीक है, आप ऐसा करें, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर दें, मैं उससे आपको भेजूँगा। ना उन्होंने मुझे व्हाट्सअप नंबर भेजा, उन्होंने नंबर बंद कर दिए सारे। तो फिर मैं खुद भी मुलाजमत करता हूँ बाबडा में, तो दफ्तर से दोस्तों से पैसे लेकर भेज दिए थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि आप साइबर क्राइम के दफ्तर में जाएं, वहाँ आपका कोई ना कोई ज़रूर हल निकलेगा। तो उसके बाद मैं साइबर क्राइम दफ्तर के चला गया, तो इन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा ताउन किया। आपकी रिकवरी होगी? आप हमारी कितनी देर में ये सारा प्रोसेस हुआ आपका? तकरीबन कुछ 4 महीने लगे। यानी कि मैं यहाँ आपको प्रोग्राम के अगले मरहले की तरफ बढ़ते हुए सिर्फ एक कहना चाहूँगा, ये दोनों शख्स बड़े साबिक़ हैसियत हैं और साथ ये नहीं है कि ये इतनी जल्दी किसी के चुंगल में आ जाएं। लेकिन आपने देखा कि हम बेसिकली जो डिजिटलाइजेशन है, क्योंकि अगर इनकी उम्र देखें तो उस उम्र के अंदर शायद मैं भी आज से 10-15 साल पहले देखूँ तो मोबाइल की इतनी ज़्यादा जिद्दत मौजूद नहीं थी। तो बेसिकली ट्रैप करने का आसान तरीका ये है कि आपको डिजिटलाइजेशन के अंदर फंसाया जाता है। जैसे इन्होंने कहा, मुझसे पूछा गया कि मैं कौन हूँ, जिसका नाम लिया, फिर उनसे पूछा होगा कि आप कहाँ, जैसे कि ऐसे ही एक क्राइम चल रहा था कि फ़लाँ आपका रिश्तेदार जो है वो गिरफ़्तार हो गया। ये मैंने खुद कॉल इसको एग्जामिन किया है, तो उन्होंने कहा जी हम आपके ये फ़लाँ जो भतीजा या भांजा पकड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कौन सा आपका भतीजा भांजा, उन्होंने आगे से नाम बोला, उन्होंने उसी का नाम लिया, एक लड़के से बात करवाई। तो ये ट्रैप करने का सिलसिला है। सबसे पहले अगर आपको कॉल करते हैं तो आप उससे पूछें, भाई आप मुझे बताएं कि आपने किससे बात करनी है, आप किसका नाम लेना चाह रहे हैं। जब हम अपने मुंह से उनको सबूत देते हैं तो फिर वो उसी का इस्तेमाल करते हुए हमें इमोशनली हिट करके ब्लैकमेल करते हैं, जिस पे FIA की एक बहुत अच्छी काविश है। 100 से ज़ायद केसेस एक साल के अंदर इन्होंने जो हल किए हैं। मेरे ख्याल में रुख करना चाहिए और ख़ासतौर पर अदारों के ऊपर भी इत्माद करना चाहिए ताकि वो हमें बेहतर हमारे मददगार साबित हों। आगे लिए चलते हैं, FIA के ऑफिसर जो है हमारे साथ होंगे, उनसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और FIA के डिप्टी डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग हमारे साथ मौजूद हैं, शुएब रियाज साहब। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए और बड़ा अहमियत का हामिल ये प्रोग्राम था। आप क्या समझते हैं कि डिजिटल क्राइम के अंदर बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और ये लोन्स के ऊपर भी रिसेंटली एक स्टोरी ब्रेक हुई, उसके बाद हमारे चैनल पे 24 पे, तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक्शन में आई, उन्होंने FIA को भी लिखा, आप लोग भी इसके चश्मदीद गए और अवेयरनेस कैंपेन भी बकायदा FIA इस पे लोन कैंपेन पे चला रहा है। तो ये क्या है और लोगों को कैसे लूटा जा रहा है और कैसे लोगों के अकाउंट से नंबर कैसे लोगों के जा रहे हैं कि उनको कॉल्स कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को कॉल्स कर रहे हैं और लोगों को कहा जा रहा है। देखें आजकल जैसे मौशी हालात हैं, लोग चाहते हैं 10-15 हज़ार मिल जाए, हमारा कुछ गुजारा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल बड़ी गंभीर है कि 90 दिन देकर 1 हफ्ते बाद कॉल्स आ जाती हैं। जी, इस तरह से है। इसमें सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोगों ने बुलाया, इनवाइट किया और इसके हवाले से अवेयरनेस की वाकई में बहुत ज़्यादा कमी है लोगों के अंदर। जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल मोबाइल के अंदर, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर या आईफोन के अंदर की जाती है तो उस टाइम पे वो परमिशन आस्क करती है। उस टाइम पे लोग उस परमिशन को अलाउ कर देते हैं और वो परमिशन कॉन्टैक्ट्स की भी होती है, वो गैलरी की एक्सेस भी ले रही होती है, वो तमाम प्राइवेट जो इंफॉर्मेशन है, ईमेल एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल फ़ोन नंबर है या अदर डिटेल्स जो लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन्स में सेव रखी हुई हैं, उनके मुतालिक एक्सेस लेती है और कॉन्टैक्ट्स लिस्ट के मुतालिक एक्सेस लेके फिर वो उसके भाई को, उसके घर वालों को उनकी इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर लेते हैं। और लोग जो हैं, हमारे सादा लोग हैं जो इस फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं, वो समझते हैं कि शायद ये ऐप्स हमें लोन देने के लिए बनी हैं। ये ऐप्स लोन तो देती हैं लेकिन ये सूद वाली ऐप्स हैं और इनके थ्रू लोन लेना भी नहीं चाहिए और ये ऐसा लोन देती हैं जो कि कभी भी रिटर्न नहीं होता और ये हमेशा पेंडिंग रहता है और ये ब्लैकमेल किया जाता है मुख्तलिफ़ तरीके से। कभी रिश्तेदार को कॉल की जाती है, कभी किसी को कॉल की जाती है कि ये बंदा हमारे पैसे नहीं दे रहा, या उसका कोई प्राइवेट डाटा निकाल के उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, गर्ज़े के हरासा करते हैं और हर तरीके से उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन हमारे पास भी मल्टीपल कंप्लेंट्स हैं, साइबर क्राइम फैसलाबाद में रजिस्टर्ड हैं और हम लोग इनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आप एक चीज़ ज़रा बता दें कि FIA के अंदर अभी भी साइबर क्राइम विंग के हवाले से एक सेपरेट ऑफिसेज हैं, सब कुछ चल रहा है, बहुत लोग अभी भी वैसे नहीं आ रहे जैसे वो आम पुलिस के पास भाग के चले जाते हैं। तो इसके ऊपर FIA के बिहाफ पे आप क्या कहना चाहेंगे? लोग किस हद तक कौन कौन सा क्राइम है जो आपसे रुजू, क्योंकि 420 का मुकदमा पुलिस का बहुत नॉर्मल है,
वो 1 सेकंड लगाते हैं, ज़मानत हो जाती है, वो बल्कि समझते हैं ये केस ही कोई नहीं है। जबकि यही केस FIA में दर्ज हो तो फिर बंदे की, मुझे पता है कि जैसे उसकी जान निकलती है कि यहाँ ज़मानत नहीं होती और बहुत लंबा केस चलता है। तो इसके ऊपर ज़रा बता दें कि लोग कौन कौन से केसेस को लेकर रजू करें ताकि उनको मौसर, मेरे ख्याल में मैंने इसकी तारीफ पहले कर चुका हूँ कि FIA साइबर क्राइम सेल सबसे ज़्यादा एक्टिवली रोल प्ले करता है, लेकिन शायद हम में आगाही की कहीं ना कहीं कमी नज़र आती है। देखें जी, सबसे पहले तो ये इसमें चीज़ नोट करने वाली है कि साइबर क्राइम्स में 2 किस्म के क्राइम पाए जाते हैं। एक हैं साइबर एनेबल्ड क्राइम्स और एक हैं साइबर असिस्टेड क्राइम्स। साइबर एनेबल्ड क्राइम्स वो हैं जो कि प्योरली साइबर क्राइम्स हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट हैक हो गया, ब्लैकमेलिंग की जा रही है, या हैकिंग हो गई, कोई फेक लिंक भेजा गया, उसके ऊपर क्लिक करवा के आगे कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद बैंक अकाउंट को एक्सेस कर लिया गया, प्रॉपर्टी को डैमेज किया गया। और एक हैं जो साइबर असिस्टेड क्राइम्स हैं। साइबर असिस्टेड क्राइम्स की कैटेगरी में वो क्राइम आ रहे हैं जो कि पहले तमाम क्राइम वैसे नॉर्मली अकर होते थे अदरवाइज नॉर्मली फिजिकल वर्ल्ड में, और वही तमाम क्राइम अब अकर हो रहे हैं थ्रू इंटरनेट। तो दीज आर साइबर असिस्टेड क्राइम्स। तो लोग हमारे पास जो साइबर असिस्टेड क्राइम्स हैं उनको हम ज़्यादा तरजीह नहीं दे सकेंगे या नहीं दे सकते, क्योंकि वो कन्वेंशनल पुलिस के क्राइम्स हैं। उनमें मीडियम के तौर पे इंटरनेट यूज़ हो सकता है। मीडियम के तौर पे इंटरनेट का यूज़ होना या कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ होना इज़ समथिंग एल्स, और प्योरली साइबर क्राइम का अकर होना इज़ समथिंग एल्स। तो जहाँ पे कोई मामला आता है इम्पर्सनेशन का, कोई इम्पर्सनेट करता है एज आर्मी ऑफिसर, एज बैंक ऑफिसर, एज स्टेट बैंक ऑफिसर, वो जो इस तरह के मैटर्स हैं वो FIA साइबर क्राइम डील करती है। अच्छा, एक बड़ी चीज़ है, ख़वातीन के हिसाब से आजकल ब्लॉगर्स और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आम हो रहा है, तो लड़कियों के पास बहुत ज़्यादा इसकी चीज़ें इश्यूज़ आ रही हैं। तो क्या उनको क्या आप करेंगे कि ख़ास तौर पर फ़ीमेल जो कि हमारी उनकी, क्योंकि आम थाने से वजह थोड़ा कतराती हैं, तो साइबर क्राइम इसको कैसे डील करता है कि ख़वातीन के हवाले से बहुत मसाइल आ रहे हैं। कभी अकाउंट हैक हो गया, कभी किसी ने कॉल करके उनको, क्योंकि बहुत सारी आगाही नहीं है हमने दी हुई बेटियों को माशरे के बारे में, तो जब वो इस तरफ आती हैं तो बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। फिर बैंक अकाउंट्स के हवाले से हमसे कॉल करके कहा जाता है आपका ATM कार्ड जो ब्लॉक हो गया है, तो आप इस नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें तो आपका ATM कार्ड अनब्लॉक कर दिया जाएगा। जी देखें, इसमें यह है कि वी आर प्रैक्टिकली ए पुलिस स्टेशन, लेकिन हमने इसका नाम कॉन्सेप्ट ये साइबर क्राइम रिपोर्टिंग सेंटर, ताकि लोग यहाँ पे इजी रहें, अपनी कंप्लेंट आके हेल्प डेस्क है प्रॉपर, कंप्लेंट रजिस्टर करवाएं और उनको थाने जैसा माहौल ना मिले। और हमारी कोशिश भी यही होती है विक्टिम्स को आइडेंटिफाई करें। विक्टिम्स की स्ट्रेस काउंसलिंग की अगर ज़रूरत है तो हम उनकी स्ट्रेस काउंसलिंग भी करते हैं, करवाते हैं। हमारे पास साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। बाकी इसके अलावा हमारी कोशिश ये होती है कि जो बंदा एक दफ़ा FIA के दरवाजे से अंदर आ जाए, उसके बाद उसकी जो हेल्प मैक्सिमम हो सकती है वो की जाए। बहुत शुक्रिया। शुएब रियासा हमारे साथ मौजूद थे, DD FIA फैसलाबाद साइबर क्राइम विंग। तो उन्होंने बहुत ब्रीफली हमें कुछ चीज़ें बताई। मेरे ऑडियंस के लिए बड़ा ख़ास है कि इन चीज़ों को मलहूज़ खाते रखा जाए और ख़ास तौर पे हम रुख करें FIA साइबर क्राइम सेल का अगर हमारे साथ कोई भी ऐसा फ्रॉड होता है, एज़ कम्पेयर टू हम खुद उस वक्त इंतज़ार करें, क्योंकि एक माशरे के अंदर जब बुराई परवान चढ़ती है तो हमें उसको रोकने के लिए किरदार अदा करना चाहिए, ना कि हम उसका इफेक्ट होकर चुप करके घर बैठ जाएं और फिर बाकियों को भी इसके मुतासरीन में शामिल करने का इंतज़ार करें। तो अपना किरदार अदा करें ताकि मौसर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ा जा सके, और ऐसे लोग ख़ास तौर पर बड़े वाइजली इनके खिलाफ एक्शन लें और वाइजली इनको कॉल अटेंड करें ताकि हम किसी तौर पर भी बेवकूफ़ ना बन सकें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।